हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सी शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में। और फ्रेंड्स, हमने लाइव वेबिनार में अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। हम जो बिजनेस करते हैं, जो प्रोफेशनल इनकम अर्न करते हैं, वो जिस हेड में टैक्सेबल होती है, हम उस हेड के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी तक कुछ सेक्शंस कवर कर लिए थे। आपने लाइव वेबिनार को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, काफ़ी लोगों ने अपने क्वेरीज जो क्वेश्चंस थे वो पूछे और एक तरीके से हम लोगों का एक 1-to-1 एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, फ्यूचर में भी हम इसी तरह लाइव वेबिनार करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इनकम फ्रॉम पीजीबीपी को और आगे ले जाते हुए कवर करते हैं आगे के सेक्शंस। जो सेक्शंस हम कवर कर रहे थे वो था डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32। तो हमने इसमें कुछ कंडीशंस देखी थी। ठीक है, हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट साइड में खर्चे लिखे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी डेबिट कर दिया तो वो इनकम टैक्स अलाउ कर देगा। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं। तो हम वो सेक्शन कवर कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के डेबिट में आपको कौन कौन से खर्चे अलाउ हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, उसी में से हम देख रहे थे सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का। इसमें हमने कंडीशन देख ली थी कि जिस भी एसेट के लिए आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, आप उसके ओनर होने चाहिए, वो आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए, और जिस भी प्रीवियस ईयर में आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं उस ईयर में आपने उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि किस किस चीज़ों का हमें डेप्रिसिएशन मिलता है। तो हमने देखा था भाई, बिल्डिंग का मिल जाता है, लैंड का नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पता है लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती है। उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, इन इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल वगैरह, इन सभी के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है। ठीक है, आज हम आगे की प्रोविजंस कवर करेंगे। आगे के प्रोविजंस कवर करने से पहले आइए मैं आपको बताता हूं कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन की रेट क्या है। देखिए, अब इसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने डेप्रिसिएशन के परसेंटेज डिफाइन कर रखे हैं, हमें बस क्या कर लेना है, उसको याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, तो आइए 1 by 1 देखते हैं कि किस एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, ये लिस्ट है, इसे हमें क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्चर्स है तो उस पर रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो है 10%, प्लांट एंड मशीनरी पर है 15%, कंप्यूटर एंड एसेसरीज यानी कि जो प्रिंटर वगैरह होता है और कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब पर है 40%, जो नॉर्मल बिल्डिंग होती है हमारे ऑफिस की उस पर है 10%, बुक्स वगैरह पर अगर कोई ऐसी बुक्स है जो एवरी ईयर चेंज होती है तो 100%, अदरवाइज 40% नॉर्मली। कोई टेम्परेरी बिल्डिंग है तो 40%, और कोई इंटेंजिबल एसेट है जैसे आपका गुडविल या फिर कोई ट्रेडमार्क वगैरह, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो होता है 25%। तो हमें हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमने जितनी भी मेरे वैल्यू की फिक्स्ड एसेट है तो वो जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रही है उस हिसाब से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसे लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख लिया है कि किस फिक्स्ड एसेट्स पर कितने % रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि वो जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो किस वैल्यू पर चार्ज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन हमेशा WDV पे कैलकुलेट किया जाता है। सर, ये WDV क्या होती है? रिटन डाउन वैल्यू। हर एसेट की अपनी एक रिटन डाउन वैल्यू होती है। सर, वो कैसे निकालते हैं? देखिए सर, जो भी ओपनिंग WDV है, ओपनिंग WDV, ठीक है, मतलब आपने पिछले साल कोई एसेट खरीदी, वो पिछले साल की क्लोथिंग इस साल की होती है ओपनिंग, तो अगर कोई एसेट की ओपनिंग WDV है तो वो सबसे पहले लिखते हैं। और अगर आपने उस एसेट को पहली बार, आपका नया बिजनेस है, आपने पहली बार कोई एसेट खरीदी तो ओपनिंग WDV तो 0 हो जाएगी और उसमें ऐड करेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स आपने
एक साल में परचेज करी है। और लेस क्या करेंगे, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स आपने लेस करी है, और ये हर कैटेगरी की अलग अलग निकाला जाएगा। जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसका अलग निकाली जाएगी क्लोथिंग WDV। प्लांट एंड मशीनरी की अलग WDV निकाली जाएगी। कंप्यूटर एसेसरीज, बिल्डिंग, बुक्स, मतलब कोई भी कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है उसकी जब भी हम WDV कैलकुलेट करेंगे तो वो हर अलग अलग फिक्स्ड एसेट्स की अलग अलग WDV हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो सबके केस में अलग अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम ओपनिंग WDV में परचेज करेंगे, जितना हमने साल भर में ऐड करेंगे, जितना हमने साल भर में परचेज करा है, और अगर कोई हमने सेल करी है तो उसको लेस कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, क्लोजिंग WDV। फिर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी हमने पढ़ा है वो इस क्लोजिंग WDV पे चार्ज करेंगे और वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक छोटा सा नोट है, अगर आपने कोई एसेट परचेज करी और उसको आपने साल में यूज किया लेकिन 180 डेज से कम यूज किया, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने कोई नई एसेट परचेज करी और आपने उसको यूज किया लेकिन पूरे साल में 180 दिन से कम यूज किया, तो अब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये आपको पूरा नहीं अलाउ होगा। फर्नीचर के केस में आधा हो जाएगा, यानी कि 10 में से सिर्फ 5%। प्लांट एंड मशीनरी है तो 7.5%, कंप्यूटर है तो 20%, बिल्डिंग है तो 5%। इन शॉर्ट, अगर आपने 180 डेज से कम यूज किया तो डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ अलाउ होता है कितना, 50% तक। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। तो ये थी बात डेप्रिसिएशन की। अब बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 35 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 35 है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। गवर्नमेंट ने ये सेक्शन इसलिए बनाया ताकि जो रिसर्च होती है, वो जो लोग रिसर्च करते हैं उनको क्या हो सके, वो मोटिवेट हो सके और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। तो उनको जितना वो खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा का डिडक्शन मिल जाती है। सोचिए फ्रेंड्स, आपने 100 रुपये का खर्चा किया बट डिडक्शन आपको मिल गई उससे ज़्यादा की। ऐसा कब होता है, जब आप साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एनी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ लैंड यहाँ इंक्लूड नहीं होती है। कोई भी एक्सपेंडिचर जो किसके ऊपर होता है, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर होता है। ठीक है, या तो वो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो किसको, किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, किस लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो जितना भी आपने खर्चा किया है आपको उसका 175% डिडक्शन मिलेगा। सोचिए, अगर आपने 100 रुपये दिया तो आपको डिडक्शन मिलेगा 175% का। उसी तरह अगर आप किसी एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ठीक है, उसको पैसा दे रहे हो किस लिए, कि वो सोशल साइंस में या स्टैटिस्टिकल रिसर्च करे, तो अगर ऐसी किसी चीज़ के लिए कोई देता है उसको कंट्रीब्यूशन तो उसका 125% डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो ऊपर था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये है सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो यहाँ पर है 125%। और अगर आप कोई इन हाउस रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, इन हाउस रिसर्च हो रही है, कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, कोई खुद ही इन हाउस रिसर्च कर रहा है, तो फिर जितना भी खर्चा हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका कितना है, 200% डिडक्शन। मतलब सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च को, ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए जितना आप खर्चा कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको मिलता है डिडक्शंस। ठीक है, 175%, 125% और 200%। ये है सेक्शन 35 में आपको मिलने वाला डिडक्शन। उसके अलावा फ्रेंड्स, सेक्शन 35A BB, अमिताभ बच्चन, सेक्शन 35 अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे। तो ये 35A BB ये क्या कहता है, देखिए हमारे देश में कितने हैं जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, एक तो हमारी जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया वगैरह है। तो ये लोग, अगर मुझे कल को अपनी टेलीकॉम कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी को चलाने का। तो जो इस लाइसेंस को लेने में जो खर्चा होता है वो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख सकते हैं। लेकिन
देखिए लाइसेंस क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है। जैसे 20 साल के लिए लाइसेंस मिल गया, 10 साल के लिए लाइसेंस मिल गया, 5 साल के लिए लाइसेंस मिल गया, ठीक है। तो अगर लाइसेंस लेने में मुझे 1 लाख रुपए लगे हैं तो पूरा मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं लिख सकता हूं। जितना भी लाइफ है लाइसेंस की, अगर लाइसेंस मिला है 10 साल के लिए तो हर साल 10,000। अगर लाइसेंस मिला है 5 साल के लिए तो हर साल 20,000। ऐसे करते करते मुझे 1 लाख रुपए जितने टाइम के लिए मुझे लाइसेंस मिला है उससे डिवाइड कर दूंगा जितना खर्चा हुआ है, और उतना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अलाउ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसको फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ लाइसेंस जो पड़ी है वो है 20 लाख रुपए, और लाइसेंस मुझे मिला है 10 साल के लिए। तो कितना मुझे हर साल अलाउ होगा? क्या पूरा 20 लाख अलाउ हो जाएगा पहले साल? नहीं, 20 लाख को 10 साल से डिवाइड कर देंगे तो मुझे 2 लाख एवरी ईयर एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, इन डिडक्शंस के अलावा भी कुछ और एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका आपको मिल जाता है डिडक्शन। 35AC है कुछ एलिजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके अलावा जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो खर्चे होते हैं उनका मिल जाता है डिडक्शंस। उसी तरह कोई प्रोग्राम होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, उनको सही तरीके से यूज़ करने के लिए चलाए जाते हैं। तो इन तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें जो खर्चे होते हैं वो पूरे आपको अलाउ होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अमोर्टाइजेशन की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, कार, कोई महंगी चीज़, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं ना। या तो हम पूरा पैसा जब परचेज कर रहे हैं तभी दे दें, या हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में परचेज कर सकते हैं, होता है ना। उसी तरह अमोर्टाइजेशन का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा खर्चा आपको एक बार में नहीं मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 1 साल की इंस्टॉलमेंट, 5 साल की, 10 साल की, मतलब पूरा खर्चा एक बार में नहीं मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो देखिए, पहला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट हो रही है, कंपनी बनाने से पहले जो जो खर्चे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। इसका पूरा खर्चा एक बार में अलाउ नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है, अलाउड इन 5 ईयर्स। जितना भी खर्चा हुआ है 5 से डिवाइड करिए, उतना आपको मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसी तरह कोई एमलगमेशन या डिमर्जर की कॉस्ट वगैरह है, उसका अगर कोई अमोर्टाइजेशन हो रहा है तो वो भी 5 साल में मिल जाएगा। कोई VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, उसका कोई एक्सपेंस है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा 5 सालों में। कोई मिनरल वगैरह की, प्रोस्पेक्टिंग वगैरह की कोई आपका एक्सपेंडिचर है तो वो 10 साल में मिलेगा उसका आपको जो डिडक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ ऐसे खर्चे अभी हमने देखे जिनका पूरा डिडक्शन एक बार में अलाउ नहीं होता है, वो कुछ इंस्टॉलमेंट में होता है। ठीक है, इसको हम लोग रट लेंगे, इसको भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस हमें पता होना चाहिए कि जो खर्चे होते हैं, तो हम कहीं ऐसा ना हो कि पूरा खर्चा एक बार में क्लेम कर लें और हमसे गलती हो जाए। ठीक है, तो ये वो खर्चे हैं जो अमोर्टाइज्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट ऑफ होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ अदर डिडक्शंस हैं जो सेक्शन 36 में डिफाइन है। ये लिस्ट है, इसको हमें याद करना है। पहला है, अगर मैं कुछ चीज़ परचेज करता हूँ फिर सेल करता हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं रिटेलर हूँ, और मैंने अपने स्टॉक का क्या कर रखा है, इंश्योरेंस, ताकि अगर कभी कल को मेरी दुकान में आग लग जाए तो मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम मिल जाए, मेरा नुकसान ना हो। तो जो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है उसका प्रीमियम पे करता हूँ, वो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अलाउ हो जाएगा। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देता हूँ, कमीशन देता हूँ, वो भी अलाउ हो जाएगा। मैंने अपने बिजनेस को करने के लिए किसी से पैसे उधार मांगे हैं, चाहे बैंक या किसी और से, तो वो मुझसे इंटरेस्ट लेता है, मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, वो भी मुझे अलाउ हो जाएगा। अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मैं सैलरी देता हूँ, तो मैं अपने एम्प्लॉय का PF डिडक्ट करता हूँ, तो जो मैंने PF काटा है उसका भी मुझे मिल जाएगा। जो ग्रेजुएटी फंड में कंट्रीब्यूशन करता हूँ उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कोई मैं जानवरों को पालता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, कोई मेरा डेड एनिमल्स है, कोई यूजलेस एनिमल है, उसको मैंने क्या किया है, राइट ऑफ किया हुआ है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने कोई उधार में माल बेचा था और सामने वाला पैसा ही नहीं दे रहा है,
6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, सामने वाला पैसा दे ही नहीं रहा है, तो वो मतलब क्या हो गया, अब मुझे वो पैसा मिलना ही नहीं है। क्या हो गया, बैड डेट, वो भी मुझे अलाउ हो जाएगा। और जो फैमिली प्लानिंग वगैरह में खर्चे होते हैं, जैसे मैंने एम्प्लॉयज़ के बीच में एक प्रोग्राम चला दिया फैमिली प्लानिंग का, उसके ऊपर जो खर्चा होगा उसका भी मुझे डिडक्शंस मिल जाता है। ये वो लिस्ट है जो अंडर सेक्शन 36 में डिफाइन है। ये वो खर्चे हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आराम से अलाउ हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जो खर्चे अभी हमने देखे हैं अभी तक, वो सारे खर्चे हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आराम से अलाउ हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपको अलाउ हो जाएगा। बट कुछ जनरल कंडीशंस हैं, वो देखते हैं। सेक्शन 37 बताता है जर्नल एक्सपेंस के बारे में। कह रहा है कि ये एक्सपेंडिचर कवर नहीं होना चाहिए। कहाँ पर, सेक्शन 30 to 36। ये चीज़ ना भी लिखी होती तो भी मतलब अंडरस्टूड था कि अगर 36 में हमें डिडक्शंस मिल जाता तो हम 37 के रूल की तरफ क्यों आते। ठीक है, पहले लिखा हुआ है कि 30 से 36 में कवर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, उसका कोई रिपेयर मेंटेनेंस करवाने के लिए। तो इसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डिडक्शन अलाउ नहीं होता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। क्योंकि वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं लिख सकते हैं। तीसरी कंडीशन, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। और बात भी बिल्कुल सही है, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की इनकम, बिजनेस के खर्चे, आप पर्सनल खर्चा यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कभी भी पर्सनल एक्सपेंडिचर मत लिखिए, नहीं आता है। और चौथी कंडीशन है कि जो भी एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर रहे हो वो ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कोई भी डिडक्शन, कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने साल भर में किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आप लिख सकते हैं और आपको 100% अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ तो हमने स्पेसिफिक देख लिया, सेक्शन 30 से 36 जो वहाँ कवर नहीं होंगे उसका डिडक्शन आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शन 37 में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सारे खर्चे देख लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ डिसअलाउ होने वाले खर्चे। ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और वो अलाउ नहीं होंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। वीडियोस पसंद आ रहे हो फ्रेंड्स तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।